हेलो, आप सब कैसे हैं? और मेरा नाम है ज़फ कौशिक और आई होप सो आप मुझे पहली बार ही देख रहे होंगे इस वीडियो पे। फालतू की बातें हटा के मैं आपसे सीधा सीधा बात करना चाहता हूँ जिस वजह से आप ये वीडियो देखने आए हैं। एनएसडी का एग्ज़ाम मैंने अभी कुछ 4 दिन पहले ही दिया है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम था। सेकंड अभी मैं पहुंचा हूँ या नहीं पहुंचा हूँ मुझे पता नहीं, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया अभी तक। बट पहला जो पड़ाव था वो मैंने पार किया या नहीं वो पता, बट पहला जो एग्जाम था वो मैं देकर आया और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और देखा जाए तो ये वीडियो मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि अगर अगले साल भगवान ना करे अगर अभी मेरा नहीं हुआ, अगले साल मुझे वापस तैयारी करनी पड़े तो मैं वो चीज़ें रिमाइंड कर सकूँ इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये साल मेरा एनएसडी फर्स्ट टाइम था, मैंने एनएसडी कभी भी उसका एग्जाम नहीं दिया है। तो मैं कुछ जल्दी पॉइंट्स आपको बोलूँगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, आपके 6 प्ले जो आपने करे हैं उसकी एविडेंस आप डालते हो और वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, आपका नाम आ जाता, आपका फॉर्म नंबर आ जाता है लिस्ट में, तो आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है और कैसे तैयारी करनी है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। आप और भी चीज़ें ऐड अप कर सकते हैं, आप कुछ चीज़ें ना करना चाहे तो ना कर सकते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि मैंने क्या सीखा कि ये चीज़ें तो कर ही लेनी चाहिए। मतलब जो मैं आपको बताऊंगा वो सब तो कर ही लेना, बाकी तुम्हें जो करना है करो, और एक्स्ट्रा करोगे तो अच्छा है तुम्हारे लिए। बट ये तो मेन है ही जो मैं इस वीडियो में पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ और सबसे पहला ध्यान जिस चीज़ पे देना है वो ये है कि जो मोनोलॉग आप तैयार कर रहे हो, एक मोनोलॉग एनएसडी आपको देता है और एक मोनोलॉग आपको खुद तैयार करना होता है। उन दोनों मोनोलॉग को आपको इतने अच्छे से रट लेना है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, उनको रट लो। मतलब आंखें खोलो, सुबह उठो, घूमो फिरो, उनको बोलते रहो, दोहराते रहो, रट लो। आपकी जबान पे होना चाहिए कि कोई बोल रहा हो तो आप उसको कंटिन्यू कर दो वहां से, और उसको प्रैक्टिस करो। अपने रूम में एक जगह ढूंढो और वहां पर उसको मोनोलॉग को प्रैक्टिस करो, खड़े होकर के उसको परफॉर्म करो। 10 बार, 20 बार, 30 बार, जितनी बार भी कर सकते हो अपने प्रिलिमिनरी से पहले उसको करो। क्योंकि जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, खड़े होकर के बस बैठे बैठे बोलने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, एक्शन भी लेना पड़ेगा। बिकॉज मैंने ये देखा, मैंने एफटीआई भी लास्ट ईयर दिया था और एनएसडी इस साल दिया। मुझे ऐसा फील होता है कि एनएसडी ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों पे ध्यान देता है। वो आप प्रैक्टिकल क्या कर रहे हो वो उस पर ज्यादा ध्यान देता है, बिकॉज एनएसडी थिएटर बेस्ड है और एफटीआई थोड़ा सा उसमें भी है थिएटर, उसमें भी होता है थिएटर एंड ऑल, बट वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है थ्योरी और फिल्म और कैमरा बेस्ड ज्यादा है। वो इंस्टीट्यूशन वो थोड़ा ज्यादा इस तरफ है, इसलिए एफटीआई के अंदर काफी सारे बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर जो होते हैं वो रिटर्न क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यार वो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। एनएसडी के अंदर आपके पास में ये एक फायदा रहता है कि आपके पास प्रैक्टिकल है जजेस को इंप्रेस करने के लिए। तो 2 पार्ट में होता है प्रिलिमिनरी, एक रिटर्न होता है और एक प्रैक्टिकल होता है, वो दोनों एक ही दिन होता है। लाइक इस बार रिटर्न में हमारे एमसीक्यूज पूछे गए थे, 20 एमसीक्यूज थे, 1-1 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी उसके अंदर। और वो एमसीक्यूज उस पर मैं आता हूँ, पहले मैं शुरुआत से जहाँ पे चल रहे हैं अपन उसको कंप्लीट करता हूँ, वरना मैं खिचड़ी बना दूंगा। तो पहले मैंने आपको बोला कि मोनोलॉग्स को बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उन दोनों को। हर चीज के पीछे का क्या जरूर पूछ लेना खुद से, हर चीज के पीछे का। वहां वो पूछ लेंगे कि आपने ये मोनोलॉग क्यों तैयार किया, ऐसा क्यों, हमने आपको 2 और दिए थे, वो दोनों क्यों नहीं किए, आपने पर्सनल ये वाला ही क्यों चुना, हमने तो आपको, आपके पास बहुत सारे मतलब बतेरे मोनोलॉग्स हैं दुनिया में, आपने यही क्यों चुना, आपको क्या रेलेवेंस लगा इससे। तो आपको हर चीज के पीछे का क्या जरूर आपको अपने आप को सेट रखना है दिमाग में कि वो पूछे तो आप बता सको, इसलिए भाई साहब आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हमेशा पहले से तैयार रखना है अपने आप को। प्लस जो मोनोलॉग्स आप कर रहे हो उसके प्ले जरूर पढ़ लेना पूरा, इतना दिमाग में रखना। अगर आप मृच कटिक का कोई शकार का फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने शकार का इस बार प्ले किया था तो मैंने मृच कटिक पढ़ लिया था। मैंने शूद्रक जो कि मृच कटिक के राइटर हैं उनके बारे में पढ़ा कि उन्होंने और कितने प्ले लिखे हैं, उनकी जीवनी कैसी रही थी, क्योंकि वो पूछ लेते हैं। इस मोनोलॉग को किया है आपने, इस मोनोलॉग के लेखक का नाम बताओ, अच्छा ये लेखक ने और कौन से नाटक लिखे हैं, पूछ लेंगे। अच्छा आपने पर्सनल जो मोनोलॉग तैयार किया है उसके लेखक कौन है, उन्होंने और कौन से नाटक लिखे हैं, आप क्या समझते हो कि ये लेखक किस तरीके के नाटक ज्यादा लिखते हैं। तो वो सारी चीजें भाई आपको थोड़ा दिमाग में रखनी है। लेखक के बारे में पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो, जैसे विजय तेंदुलकर के बारे में पढ़ोगे तो सोशियो पॉलिटिकल ज्यादा लिखते हैं। जैसे आप कालिदास के बारे में पढ़ोगे तो उनका जॉनरा किस पे थोड़ा सा ज्यादा, एक लेखक कोई एक जॉनरा होता है उस पर ज्यादा जोर डाल के जरूर लिखता है, तो वो कौन सा है। तो आप ये सब चैट जीपीटी आजकल दे रखा है, उस सब पे डाल के आप अपना रिसर्च कर सकते हो। दूसरी बात पे आते हैं। अब एनएसडी पहले तो पोएम भी देता था, लेकिन इस बार क्या हुआ ना, 2025 की बात बता रहा हूँ, मेरा एग्जाम 31 मई 2025 को था, आज से 4 दिन पहले। इस बार क्या हुआ ना, एनएसडी ने पोएम नहीं दिए, इस बार एनएसडी ने प्लेज पढ़ने को दिए और
मोनोलॉग, बहुत सारी बहुत लंबी प्लेस की लिस्ट आती है, उसमें से आपको कोई 2 पढ़ के जाना है। अब मैं 2 पढ़ के अच्छे से गया, मैंने पढ़ा पहले मैंने अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ा। अब नो ऑफेंस, अभिज्ञान शाकुंतल मेरे किसी दोस्त ने मुझे बोला भाई अभी समय है कोई दूसरा प्ले पढ़ ले, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतल एक बहुत बड़ा ऐसा प्ले है कि उसमें से आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब उसने मुझसे बोला कि उड़ीसा का दोस्त है मेरा वो, उसने बोला कि यहाँ एक बंदा पढ़ के आया था, उससे पूछ लिया कि जब शकुंतला को अप्सराएं ले जाती है जिस पहाड़ पे, उस पहाड़ का नाम क्या है। मुझे भी नहीं पता था। मैंने बोला भाई ये तो सच में बहुत डेंजर चीज़ हो जाएगी, तो इसलिए मैंने अपना नाटक बदल के कर्णभारम और गिद्ध पढ़ लिया। तो वो थोड़े अच्छे नाटक है और मुझे उनके राइटर्स के बारे में भी ठीक ठाक पता है। फिर पर इस बार क्या करा ना, उन्होंने बोला कि जो 2 प्ले पढ़ के आए उनमें से किसी एक पर ही डिस्कशन करेंगे अपन। क्या पता आपके टाइम में दोनों पे कर ले, तो आप भरोसा मत करके जाना किसी चीज़ का, आप पूरी तैयारी करके जाना। उसके बाद में मुझसे कर्णभारम पे पूछा। अब कर्णभारम भास का लिखा हुआ एक नाटक है। भास हैं संस्कृत, सबसे पुराने संस्कृत प्लेराइट, कालिदास से भी पुराने हैं वो भास। तो उनका नाटक लिखा हुआ है। उन्होंने टोटल 13 नाटक लिखे हैं। उनके नाटकों के नाम मैं पढ़ के नहीं गया और एक्स्ट्रा। उन्होंने मुझसे पूछा भास ने और कौन से नाटक लिखे हैं। मैंने बोला आई एम रियली सॉरी सर, पर मुझे इतना पता है कि वो महाभारत और रामायण से रिलेटेड बहुत लिखते हैं थे, बट मैं उनके नाटकों के नाम मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे कोई और क्रॉस क्वेश्चन कर लिया। बट आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको ज़रा सा भी कहीं भी अपना लूज पॉइंट नहीं छोड़ना है। अगर आप वहाँ छोड़ोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो बोलेंगे कि शायद इसने अच्छे से रिसर्च नहीं करा अपने काम पे। तो ये दूसरी बात, ये 2 तो इतने पक्के से करने हैं आपको, क्योंकि ये 2 तो NSD देता है आपको करने के लिए कि भाई ये करके आना, होमवर्क है। एक्स्ट्रा तो हम पूछ लेंगे, ये तो करके ही आना क्योंकि ये तो बता दिया है। इनको तो बिल्कुल पक्के से कर लेना। आई थिंक 1 महीना पहले गाइडलाइंस आ जाती है, महीना भर आराम से होता है आपके पास, आराम से बहुत समय होता है महीना भर। हर दिन आप 2 घंटे भी दोगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है आपको ध्यान में रखनी है कि जितने भी बहुत पॉपुलर प्ले राइट्स हैं अपने भारतवर्ष के, बोल रहा हूँ मैं, उन सब के बारे में, उन सब ने कौन कौन से प्लेज लिखे उसके बारे में ज़रूर से पढ़ के जाओ। सुनने में बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी बात है, बट नहीं। अगर आप रोज़ एक प्ले राइट पकड़ के उसके प्लेस के बारे में लिख लोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने विजय तेंदुलकर का नाम पकड़ लिया, अब मैं एक पेपर पे उनका नाम लिखा विजय तेंदुलकर, मैंने टॉपिक डाला, उसके नीचे उसके सारे प्लेस लिख लिए। अब उन प्लेस के बारे में मैं थोड़ा चैट जीपीटी पे पढ़ता रहा कि इस प्ले में क्या हुआ होगा, समरी इस प्ले में क्या हुआ होगा, इस प्ले में क्या हुआ होगा, दिमाग में बस रखने के लिए। मैं पढ़ ही ना, सारे प्लेस पढ़ना बहुत ज्यादा ही मतलब मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप समय के साथ पढ़ लोगे। 1 महीने में पढ़ना बहुत ज्यादा ही बेवकूफी हो जाएगी और कुछ बात नहीं निकलेगी इससे। बस आपको उन प्लेस के बारे में ये देखना है कि इस प्लेस में, इन प्ले में क्या क्या हुआ होगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि MCQ जो इस बार आए थे, मैंने आपको बताया, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया था, घासीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर के द्वारा रचित एक नाटक है, वो किसके ऊपर बेस्ड है। एक ऑप्शन थे डांडी मार्च, एक क्या था, बंगाल में ब्रिटिश रूल, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन थे। अब मैंने घासीराम कोतवाल नहीं पढ़ा तो मैंने एक टिक कर दिया जो कि गलत निकल गया। मैं घर पे आके देखा और उसका आंसर आई थिंक बंगाल में ब्रिटिश रूल ऐसा कुछ था उसका आंसर। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो गलती मैंने करी आप ना करो, इसलिए मैं ये हाथों हाथ वीडियो बना रहा हूँ, मैं भूल ना जाऊँ वो सारी गलतियाँ। भारत के हो गए मेन राइटर्स, बादल सरकार, मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, हबीब तनवीर, ऐसे हैं काफ़ी सारे हैं। भारत के बोल रहा हूँ मैं, राजस्थान या किसी के नहीं बोल रहा हूँ, पूरे भारत में आप देख लो 10-15 तो मिल ही जाएंगे आपको बहुत फेमस जो हैं। उन सबके नाटक लिख लेंगे और उन सबको पढ़ते रहो रोज़। बस ऐसे अच्छा इनका ये है कि जैसे जुलूस आ गया, तो जुलूस किसका नाटक है, अब मुझे एकदम से क्लिक नहीं हुआ यार जुलूस, मुझे लगा कि शायद विजय तेंदुलकर का है, फिर मुझे पता चला वो बादल सरकार का नाटक है। तो अगर मैं पढ़ लेता तो शायद मुझे वहाँ पे कंफर्म रहता कि ये बादल सरकार का नाटक है, बादल सरकार का नाटक है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, आप जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट का एक लोकगीत आपको आना चाहिए, उस लोकगीत पे आपको डांस आना चाहिए थोड़ा उससे सिमिलर ही। और आपके राज्य के, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो, उड़ीसा से, बंगाल, वेस्ट बंगाल से, हैदराबाद से, किसी भी से भी आप बिलोंग करते हो, वहाँ के फेमस राइटर्स के बारे में, प्ले राइट्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि भाई हाँ, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं पर्सनली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मुझे यहाँ के 5-6 फेमस प्ले राइट्स या राइटर्स के बारे में पता होना चाहिए, मुझे यहाँ का एक लोकगीत आना चाहिए, मुझे यहाँ उस लोकगीत पे डांस करना आना चाहिए। जैसे मैंने घूमर मैंने गाया था, उसमें मैं डांस भी किया। तो ये और चीज़ आपको याद, आप लिखते जाओ प्लीज़, ये सारी चीज़ें आप लिखते जाओ वरना भूल जाओगे, या फिर वीडियो वापस देख लेना, जैसे आपकी मर्जी हो। प्लस एक एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ मैं आपको, संस्कृत प्ले राइट्स हैं कुछ 5 या 7 हैं मेन, और वही हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे अपने सबसे पहले भास हो गए, अश्वघोष, कालिदास, मुझे शायद सारे याद नहीं है, भावभूति, एक हर्षा करके हैं, वो शायद प्ले राइट नहीं है, वो पता नहीं उन्होंने कुछ तो लिखा है, पर
और अपने शूद्रक हो गए, तो 6 तो मैंने ही बता दिया आपको, 1-2 और मिल जाएँ तो उनके बारे में और उनके प्लेस के बारे में पढ़ लो। इन लोगों ने ज़्यादा प्ले नहीं लिखे, भास को छोड़ के सबने 3-3, 4-4 या 2-2, 1-1 प्ले ही लिखा है, तो उनको लिख के याद कर लो, तो वो बहुत आपको एक प्रॉफिट हो जाएगा उस चीज़ से। तो ये सारी चीज़ें करना भाई, मैं बता रहा हूँ, ये पैसे दे के भी नहीं बताया कोई, ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, मैं मर रहा था ये सारी चीज़ें पूछने के लिए, जानने के लिए किसी से, जो मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री में बता रहा हूँ। अगर आप तक ये वीडियो पहुँच गए तो बहुत लकी हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप। तो ये सारी चीज़ें कर लेना, क्योंकि प्रिलिमिनरी से पहले मुझे कोई बताने वाला नहीं था, कोई NSD एक्सपर्ट मेरे साथ में नहीं था, मैं सब अपने आप कर रहा था और एक्सपीरियंस लेके आया हूँ वहाँ से, और अब पता है कि आगे क्या करना है। हर चीज़ का क्या अपने दिमाग में ज़रूर रखना कि भाई NSD क्यों आना चाहते हो, पता होना चाहिए, खुद को पूछ के रखो भाई, और एक अच्छा आंसर तैयार करके रखो। भाई थिएटर क्यों करना चाहते हो, पूछ के रखो खुद से। भाई 3 साल अपने वहाँ पे दे दोगे, क्योंकि 3 साल बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होगी, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव क्या बोलते हैं वो पता नहीं, बहुत ख़तरनाक ट्रेनिंग होगी 3 साल वहाँ पे रेगुलर। तो वहाँ पे आप दोगे अपने 3 साल, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो आंसर तैयार रखना। बहुत सारे ऐसे खुद से सवाल पूछो खुद को, वो सारे आंसर क्वेश्चंस के आंसर तैयार रखना। और मुझे लगता है कि अभी तो मुझे यही कहना था, जो मैं अपने आप को अगले साल, अगर मैं NSD नहीं हुआ इस साल, तो अगले साल वापस ये सब रिमाइंड कराना चाहूँगा। और तो आई फील कॉन्फिडेंट होके रहना वहाँ पे। और हाँ, अगर आपने इस साल NSD नहीं दिया और जल्द से जल्द ये वीडियो देख रहे हो ना, तो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना, अगर आप सीख सकते हो तो। जैसे मुझे गिटार आता है, पर मेरे साथ सबसे बड़ी गलत चीज़ ये हुई कि मैं गिटार बाहर भूल गया अंदर जाने से पहले। भाई अभी भी सोचता हूँ ना उस बारे में, बहुत दुख होता है। मैं अपना इंटरव्यू देकर बाहर आया और बाहर वो गिटार पड़ा हुआ था मेरा, और मैं उसको देख के बोल रहा हूँ, अरे भाई साहब आप यहीं रह गए। तो गलत हो गया मेरे साथ में, और बहुत गलत हो गया एक्चुअली। मुझे गिटार बजाना आता है और मैं गिटार ले जाना भूल गया अंदर। मैं अजमेर में रहता हूँ, जयपुर मेरा सेंटर आया था, और मैं जयपुर गिटार ऐसा लेकर गया हूँ, बहुत मुश्किल से उसको सेट करके लेकर गया, और वहाँ मैं उसको जिस कार्य के लिए लेकर गया था वो कार्य ही नहीं कर पाया मैं उसके साथ। तो दुख हुआ, पर कोई बात नहीं, मैं डेस्टिनी समझता हूँ हर चीज़ को, सब चीज़ किसी वजह से होती है। सो आई फील ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग वट एवर इज़ हैपनिंग टू मी। हाँ, तो यही हुआ मेरे साथ। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना इंटरव्यू का आपको पूरा एक ब्लूप्रिंट दूं, कि मैं अंदर जाते और बाहर आने से पहले बीच में जो सारी चीज़ें हुई वो मैं अगर आपको बताऊं, ये चाहते हो हम, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। क्योंकि मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं था, तो मुझे पता है कितना हेल्पलेस फील होता है। और यूट्यूब पे जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शन लेस वीडियोज़ है, वो सारे बहुत डायरेक्शन लेस हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे, कोई एक डायरेक्शन नहीं दे रहा कि यार ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, सब बोल रहे हैं हाँ ये कर लेना, वो कर लेना, ये हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्शन के साथ में आपको एक वीडियो दूँ, आपको एक गोल दूँ कि भाई ये कर लो, और प्लस जो मुझे नहीं मिला वो मैं आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। बस इस एक वजह से ही मैंने ये वीडियो बनाई, और कोई वजह से नहीं बनाई कि अगर कोई देख रहा तो उसको हेल्प मिल जाए। भाई कोई बिल्कुल क्लूलेस है तो उसको 1% हेल्प मिल जाए ना इस वीडियो से, तो आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि मुझे नहीं मिली थी। तो आई थिंक यही था इस वीडियो के लिए। अगर मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ें आती हैं तो मैं और वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर मुझे लगा कि इस वीडियो से लोगों को हेल्प मिल रही है तो मैं अपना एक्सपीरियंस और शेयर कर दूंगा। बट तब तक के लिए थैंक यू। और आपको अगर ये वीडियो लगा अच्छा, मतलब इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट हुआ, तो आई एम ब्लेस्ड, इट्स माई प्लेजर। Thank you for watching this far. Bye bye. And good luck for your exam.